हमने कोविड के कई वेरिएंट के बारे में सुना। डेल्टा और डेल्टा प्लस कितना खतरनाक है ये हम सब जानते हैं। दूसरी लहर का कारण इसे ही माना गया है। अब लैम्डा वेरिएंट चर्चा हो रही है। कई देशों ने इसे डेल्टा से भी खतरनाक माना है। तो सर ये बताइए कितना खतरनाक है और तीसरी लहर के लिए क्या जिम्मेदार हो सकता है? लैम्डा की दुनिया में काफी चर्चा चल रही है, लेकिन लैम्डा वेरिएंट से पर आने से पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स क्या होते हैं और उसको कैसे समझा जाता है। तो सबसे पहली बात याद रखनी होगी कि जो वायरसेज होते हैं उनमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। म्यूटेशंस का अर्थ होता है कि वायरस का जो जीनोटिक सीक्वेंस होता है उसमें छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं। अब हर बदलाव अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होता। तो चूंकि वायरस का जो म्यूटेशन है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे हम कुछ लिख रहे होते हैं या हम बोल रहे होते हैं तो हम छोटी मोटी गलतियां करते हैं बोलने में, तो हम उसको करेक्ट कर देते हैं। लिखने में अगर कुछ गलती हो गई तो हम उसको करेक्ट काट के ठीक कर देंगे। वही वायरसेज भी करते हैं कि जब वो रेप्लिकेट होते हैं, नया वायरस जब सर्कुलेट हो रहे होते हैं तो उनमें कुछ बदलाव हो जाते हैं। अधिकतर समय वायरस में एक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होती है, जो कुछ बदलाव होते हैं जो उनके जीने की संभावना या उसके फर्दर प्रोसेसिंग को रोक देंगे, तो उनको प्रूफ रीडिंग के माध्यम से वायरस खुद करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा होता है वो करेक्शंस नहीं होते, रह जाते हैं। तो जैसे अगर लिखने में गलती करेंगे तो हो सकता है कुछ बार उससे उसका अर्थ बदल जाए। लगभग वायरस में म्यूटेशन में भी यही होता है कि जो चीज वो करना चाहते थे, जो सीक्वेंस था, उसकी जगह कुछ और सीक्वेंस आ जाता है तो उससे म्यूटेशन हो जाता है। अर्थ इस सेंस में बदल जाता है कि उससे तीन चीजें हो सकती हैं म्यूटेशन से। एक तो वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी बदल सकती है। दूसरा, वायरस से इम्यून एस्केप, अर्थात जिस व्यक्ति को पहले इन्फेक्शन हुआ है उसको दोबारा उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है, इस तरह की क्वालिटी आ सकती है। या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, अर्थात जिसको पहले वैक्सीन लगी हुई है उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये म्यूटेशन से संभव है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बदलाव वायरस में अगर म्यूटेशन होता है और चिंता का विषय हो सकता है वो गंभीर बीमारी कर सकता है। तो वैज्ञानिक इन तीन चीजों पर ध्यान देते हैं: ट्रांसमिसिबिलिटी, इम्यून एस्केप और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, और सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। तो जब भी कोई म्यूटेशन होता है और जीनोमिक सीक्वेंसिंग के माध्यम से पहचाना जाता है तो वैज्ञानिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। इसमें कहा है कि अगर लगता है कि इससे कुछ बदलाव हो सकते हैं तो उस म्यूटेशन को, उस वेरिएंट को वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया जाता है, VOI, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। और फिर उस पर अधिक रिसर्च की जानी शुरू हो जाती है, देखने के लिए कि क्या जो लग रहा है इनमें से कोई बदलाव वो वास्तव में है कि नहीं है। जब वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट का अधिक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और जब पता चलता है कि उनमें जो बदलाव हम देखना चाहते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन या सिवियरिटी है, तो उनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल दिया जाता है। जैसे कि भारत में डेल्टा वेरिएंट है, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, इसकी एक दूसरे से ट्रांसमिट होने की क्षमता 50 से 70% तक अधिक है। अल्फा वेरिएंट की तुलना में 50 से 70% अधिक ट्रांसमिट करता है। साथ में यह भी देखा गया है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन या इम्यून एस्केप करता है। जो लोगों को पहले बीमारी हो चुकी है, जिनको वैक्सीन लग चुकी है, उनको भी बीमारी हो सकती है। तो इनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं। डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और ये इंडिया के अलावा दुनिया के 100 देशों में है और काफी देशों में यह प्रमुख वेरिएंट बन चुका है। दुनिया में 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जिनमें कुछ ना कुछ बदलाव है, जिनकी ट्रांसमिसिबिलिटी अधिक है: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फा सबसे पहले इंग्लैंड में रिपोर्ट किया गया था, बीटा साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट किया गया था, गामा ब्राजील से रिपोर्ट किया गया था और डेल्टा इंडिया में सबसे पहले मिला था। उसी तरह से फिलहाल अब तक कुल मिलाकर 7 वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट ढूंढे गए हैं और फिलहाल उनमें से 4 को अभी भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है और लैम्डा एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। लैम्डा यह मुख्य रूप से पेरू में पाया। लैम्डा एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको सबसे पहले पेरू में पाया गया था और उसके अलावा चिले में भी इसके केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। बल्कि साउथ अमेरिका के काफी देशों में यह एक वेरिएंट मुख्य वेरिएंट बन चुका है। पेरू में करीब 80% तक यह वेरिएंट आता है और चिली में भी मेजर वेरिएंट है। साथ में दुनिया के 25 देशों में यह रिपोर्ट किया गया है। यूरोप के कुछ देशों में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम में भी इस वेरिएंट के रिपोर्ट किया गया है। लैम्डा का फिलहाल भारत में कोई केस नहीं रिपोर्ट किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह से डेल्टा, जो एक भारत में एक मेजर वेरिएंट था, किस तरह से 100 देशों में बहुत तेजी से पहुंचा और उसके बाद वहां पर मेजर
वेरिएंट बन चुका है यूके में, यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस बात से वैज्ञानिक चिंतित हैं कि आज के समय में जो दुनिया में कनेक्टिविटी है, क्योंकि यूरोप के काफी देशों में वेरिएंट है, तो यह कुछ ही समय की बात है कि यह भारत में भी मिल जाए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि भले ही यह कुछ देशों में एक मेजर सर्कुलेटिंग वेरिएंट है, लेकिन जैसा कि मैंने बात की, यह वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। उसका मतलब हुआ कि हम इस पर नजर रखे हुए हैं, सारी दुनिया में इस पर नजर रखी जा रही है, लेकिन फिलहाल इसमें उस तरह की कोई नई क्वालिटी नहीं, जैसे इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी फिलहाल नहीं पाया गया कि अधिक है, या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन या इम्यूनोस्केप नहीं पाए गए हैं, यह अधिक सीवियर डिजीज नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखना होगा कि ये वेरिएंट उपलब्ध होते हैं, वैज्ञानिकों को इसकी जांच करती रहनी चाहिए, और जब भी कोई उसके बारे में जानकारी आती है उस तरह के कदम उठाने चाहिए। भारत में जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जा रही है और इस पर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन भारत में फिलहाल कोई वेरिएंट इसका लैम्डा का कोई भी केस नहीं पाया गया है। यहाँ पे मैं साथ में यह भी बात करना चाहूंगा कि लोगों में थोड़ी जागरूकता आ गई है, वेरिएंट्स जो फैल रहे हैं, लेकिन कभी कभी लोग एक्सेसिव कंसर्न भी दिखाते हैं। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले खबर आई कि कप्पा वेरिएंट उत्तर प्रदेश में पाया गया, लेकिन हमें याद रखना होगा कि कप्पा कोई नया वेरिएंट नहीं है। कप्पा को भी WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन हमें साथ में याद रखना होगा कि यह सबसे पहले भारत में अक्टूबर 2020 में पाया गया था, और कप्पा एक तरह से जो डेल्टा वेरिएंट है उसी का है। लेकिन जैसे एक परिवार के सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, उसी तरह कप्पा और डेल्टा में बहुत अंतर है। डेल्टा गंभीर बीमारी करता है, डेल्टा का ट्रांसमिशन अधिक है, लेकिन कप्पा में इस तरह की कोई क्वालिटी नहीं है। कप्पा वेरिएंट जो है वो जो मार्च के महीने में सरकार ने अनाउंस किया था कि ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट आया है, उसी परिवार का सदस्य है। कप्पा का वैज्ञानिक नाम B.1.617.1 है, और ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें अभी कोई एडिशनल क्वालिटी नहीं है। जो डेल्टा का नाम है B.1.617.2, सो आखिर के 0.1 एंड 0.2 आर डिफरेंट, ये सब लीनिएज बोलते हैं, लेकिन उनमें बहुत अंतर है और उनके बारे में चिंता करने की जरूरत है। भारत में कप्पा के पहले भी कई सारे सीक्वेंस रिपोर्ट किए गए हैं और कप्पा सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जो मुख्य भारत में सब वेरिएंट है वो डेल्टा है, और साथ में डेल्टा और डेल्टा प्लस लगभग एक समान है, उसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कप्पा वेरिएंट उतना ट्रांसमिसिबल नहीं जितना कि डेल्टा और डेल्टा प्लस होते हैं। कप्पा वेरिएंट बिल्कुल जो पुराना ओरिजिनल वेरिएंट है उसी के समान है, कोई अंतर नहीं है। हमें याद रखना होगा कि हर म्यूटेशन का मतलब यह नहीं होता कि उसमें बदलाव आ गया है या कुछ चेंज आ गए। याद बस करना यह होता है कि उस म्यूटेशंस को फॉलो अप करना होता है, उनकी क्लिनिकल स्टडीज वैज्ञानिक करते हैं समझने के लिए कहीं यह ज्यादा बदलाव तो नहीं कर रहा। एक दूसरी खास बात होती है, अगर जो ज्यादा ट्रांसमिसिबल होता है या ज्यादा खतरनाक वेरिएंट होता है तो वो समय के साथ जो पुराने वेरिएंट्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है। जैसा कि भारत में हुआ, मार्च के महीने में दिल्ली में और देश के कई अन्य हिस्सों में अल्फा वेरिएंट प्रीडोमिनेंट वेरिएंट था, लेकिन चूंकि डेल्टा बहुत ज्यादा और बाकी अल्फा से ज्यादा ट्रांसमिसिबल था, तो अप्रैल में अचानक से डेल्टा एक प्रीडोमिनेंट वेरिएंट हो गया, और अप्रैल मई में इसी डेल्टा वेरिएंट की वजह से भारत में महामारी की दूसरी लहर आई। क्योंकि इसका ट्रांसमिशन अधिक है, आज ये 100 से अधिक देशों में या वेरिएंट सर्कुलेट कर रहा है। कप्पा में फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे चिंता की बात हो। अब एक चर्चा में आखिरी सवाल करते हैं सर, उसमें कि जो आपने एक बार डिस्कशन में बताया था कि मैट्रिक्स होता है किसी भी महामारी की लहर को देखने के लिए, तो क्या उस मैट्रिक्स के हिसाब से ये बता सकते हैं हम कि तीसरी लहर की संभावनाएं कब तक है? तीसरी लहर कब आएगी, इसको मुख्य रूप से 4 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात है वेनिंग इम्यूनिटी की, अर्थात जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है उनकी इम्यूनिटी किस रफ्तार से गिर रही है, कम होती जा रही है। दूसरा है कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कितना कर रहे हैं। तीसरा होता है कि जो नए वेरिएंट आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं। और चौथा वैक्सीनेशन कवरेज। तो मैं रिपीट करूंगा कि वेनिंग इम्यूनिटी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इमर्जिंग वेरिएंट्स और वैक्सीनेशन कवरेज, इन 4 बातों से डिटरमाइन होता है कि कब अगली लहर आएगी। अगर इम्यूनिटी लोगों में लंबे समय तक रहती है और लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करते रहते हैं, तो हमें समय मिलेगा कि वैक्सीनेशन कवरेज को इंक्रीज कर दिया जाए।
और अगर वैक्सीनेशन कवरेज इंक्रीज हो जाता है तो उसके बाद भले ही इम्यूनिटी कम होने लगे, लेकिन तीसरी लहर डिले हो जाएगी और उसकी संभावना भी, उसका जो स्केल होगा वो भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर कोविड उदाहरण के तौर पर जिस तरह से भीड़ बाजारों में लग रही है और हिल स्टेशन पे भीड़ लग रही है और वहां पर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे, तो वायरस तेजी से फैलेगा और हमारे पास वैक्सीनेशन का समय नहीं होगा, तो लहर जल्दी आ सकती है और साथ में वो ज्यादा लोगों को भी प्रभावित कर सकती है। उसी तरह से जो अननोन है कि जो वेरिएंट हैं, अगर कोई ऐसा वेरिएंट है जो इमर्ज कर जाता है, और हम जानते हैं कि वेरिएंट के इमर्ज करने के बाद जीनोमिक सीक्वेंसिंग के माध्यम से जब तक उसका पता चलेगा तब तक 4 से 6 सप्ताह गुजर चुके होंगे, और ऐसी परिस्थिति में अगर हम पहचान भी लेते हैं तो भीड़ भाड़ लगी हुई है और लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, देर हो चुकी होगी। तो इन 4 सिद्धांतों पर कहा जा सकता है कि लहर कब आएगी। अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें तो हम मान के चल सकते हैं कि अप्रैल मई में जो इन्फेक्शन हुआ था उसकी इम्यूनिटी अक्टूबर तक लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, तो नवंबर के बाद लहर आने की संभावना है। क्योंकि अगर नवंबर तक का हमें समय मिल जाता है तो वैक्सीनेशन कवरेज इंक्रीज हो जाएगा, तो भले ही नवंबर में इम्यूनिटी कम होने लगेगी लोगों की और एक लहर आएगी, लेकिन उसका स्केल कम होगा, अर्थात उसमें केसेज कम होंगे। लेकिन अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करते तो हो सकता है अगस्त के अंत में और सितंबर में केसेज बढ़ने लगे और तब तक वैक्सीनेशन भी कम रहेगा। तो सारी बातों को के आधार पे हम कह सकते हैं कि जब तक हमारे आसपास वायरस सर्कुलेट हो रहा है, जैसे फिलहाल 40,000 के करीब केस प्रतिदिन आ रहे हैं, लेकिन यह क्या दर्शाते हैं? यह दर्शाते हैं कि वायरस अभी भी हमारे आसपास है। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमें बीमारी हो सकती है। साथ में एक चीज और याद रखनी होगी कि हम बात कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट की, उसमें इम्यून एस्केप है और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, अर्थात जो पहले से बीमार पड़ चुके हैं या जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनमें से कुछ लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने वैक्सीन लगवा ली है तो हमें कुछ नहीं होगा, उनको भी हो सकता है इन्फेक्शन। साथ में याद रखना होगा कि वैक्सीन हमें मॉडरेट टू सीवियर इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती हैं। वैक्सीन के बाद व्यक्ति इन्फेक्ट हो सकता है, तो आप वैक्सीनेशन के बाद आप खुद तो बचे हुए हैं, लेकिन अगर व्यक्ति इन्फेक्ट हो जाता है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करता, तो एक वैक्सीनेटेड व्यक्ति दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है और उस दूसरे जिसमें इन्फेक्शन गया है उसको पूरी तरह से नॉर्मल गंभीर बीमारी हो सकती है अगर उस व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक के रूप में कि हम खुद को वैक्सीन लगवाएं जो हमें प्रोटेक्ट करेगी, साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें जिससे दूसरों को भी प्रोटेक्ट करें। हम सिर्फ अपने बारे में इस महामारी में नहीं सोच सकते, यह काफी हार्मफुल होगा सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, और यह महामारी की अगली लहर ला सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लहर नवंबर में ही आएगी। लहर इस बात पर निर्भर करेगी कि हर नागरिक क्या व्यवहार करता है, और वायरस सर्कुलेट हो रहा है तो म्यूटेट हो सकता है और नया स्ट्रेन आ सकता है। तो हमें सारी बातों का ख्याल रखना होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद वायरस और वैक्सीन जुड़ी सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए। हम आपसे फिर कनेक्ट होंगे। तो हिंदुस्तान फोकस में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।